नमस्कार, मैं अमित नेमा, असिस्टेंट प्रोफेसर कला संकाय से आपको आज मुग़ल साम्राज्य के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दूंगा। मुग़ल साम्राज्य हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए एक ऐसा साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य के नाम से भारत में जाना जाता है, जिसने न सिर्फ भारत की एक नई दिशा दी बल्कि एक मजबूती के साथ सुदृढ़ स्थिति में भारत को ले गया। भारत को एक राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर ने अपने परम शीर्ष पर ले जाने का जो कार्य किया, उसके कारण मुग़ल साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम मुग़ल साम्राज्य की प्रारंभ की स्थिति का अगर जानें तो मुग़ल साम्राज्य की नींव कैसे रखी गई थी। मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के युद्ध में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का विजयी होने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि उसके जो हथियार थे वो अत्याधुनिक थे, जैसे बारूद का प्रयोग, उसकी तलवारें जो थी वो अत्यधिक आधुनिक थीं और उसने ऐसे ऐसे प्रमुख अपने सैनिकों का या फिर कहना चाहिए ऐसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जो भारत के लिए एकदम नया था, जिसको भारत की सेना, जो हाथियों की सेना थी, उसको सहन करने में या फिर उसको सामना करने में असमर्थ थी। उसका कारण यह था कि जब बारूदों का प्रयोग होता था, तोपों का प्रयोग होता था, तो हाथी जो थे वो विचलित हो जाते थे। विचलित होने के साथ साथ वो अपनी ही सेना को मारते चले गए। ऐसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा के युद्ध, इन चार महत्वपूर्ण युद्ध के बाद बाबर ने अपनी स्थिति को भारत में सुदृढ़ कर लिया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। 1530 से लेकर 1540 तक उसने अपना शासन अच्छे से चलाया। लेकिन उसी के समकालीन जो शेरशाह सूरी था 1540 में, वो कहीं ना कहीं संघर्षरत था और सत्ता काबिज करने के लिए लगातार प्रयासरत था। 1540 में उसे मौका मिला, उसने 1540 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हराने के बाद लगभग 5 साल तक उसने श्रेष्ठ शासन किया। इस बीच उसने ग्रैंड ट्रंक रोड और ऐसे बहुत सारे सुधार कार्य किए जिनके लिए इतिहास में उसे सराहा जाता है। 5 साल के इसने छोटे काल अवधि में इतना अच्छा काम शायद ही किसी शासक ने किया होगा। 1545 में जब वह अपने युद्ध कौशल के विशाल कोषागार में निरीक्षण के लिए गया, उस समय क्या हुआ कि बारूद के ढेर में आग लगने से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि शायद ये एक षड्यंत्र था। इतिहास इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं देता। विभिन्न इतिहासकारों में इसके लिए अलग अलग मत हैं। कुछ इसे षड्यंत्र मानते हैं, कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया गया एक प्रयास था, या कुछ मानते हैं कि ये एक दुर्घटना थी। इतिहास में अभी भी इसकी कोई विशेष जानकारी स्पष्ट नहीं है। 1545 से लेकर 1555 तक लगभग उसके शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने शासन किया। जब 1555 ईस्वी में स्थिति दुर्बल देखी गई शेरशाह सूरी के शासन की, उस समय हुमायूं जो था कबीलाई क्षेत्र में घूम रहा था और अपनी सेना को संगठित कर रहा था, वन में विचरण कर रहा था। कहीं ना कहीं उसने अपनी सेना को संगठित किया। 1555 ईस्वी में उसने सत्ता पूरा हासिल कर लिया। 1526 ईस्वी में जब लगा कि हुमायूं की मृत्यु होने के बाद, हुमायूं की मृत्यु 1526 में हो गई थी, इसका भी एक इतिहास में विशेष विश्लेषण मिलता है कि जब इबादत करने के लिए हुमायूं जा रहा था तो सीढ़ियों से फिसलने से उसकी मृत्यु हुई। इतिहासकारों ने यह मत दिया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में उसकी मृत्यु लड़खड़ाने से ही हुई। 1556 ईस्वी में जब मुग़ल साम्राज्य की स्थिति ऐसी डबाडोल थी, उस समय हेमू को, जो कि अफगान शासक था, उसको लगा कि ये सत्ता हासिल करने के लिए एक श्रेष्ठ मौका है। उसने मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण करने की ठानी और इसकी परिणति 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के रूप में सामने आई। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। 1556 में मुग़ल साम्राज्य और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। एक तीरंदाज लगातार हेमू की आंखों का निशाना लगा रहा था और उसका काम ये निर्धारित कर दिया गया कि कैसे भी करके हेमू को पराजित किया जाए। जब 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल साम्राज्य ने विजय हासिल की और गाजी की उपाधि अकबर को दी गई, इसके साथ ही मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा अध्याय दर्ज हो गया जिसमें मुग़ल साम्राज्य और भारत की दिशा और दशा दोनों की नियति निर्धारित हो गई।
1556 से में अकबर लगभग 14 से 16 साल के बीच में आयु रही होगी। उस समय अकबर सत्ता पर काबिज हुआ। बैरम खां उसका संरक्षक था और ऐसे करके मुगल साम्राज्य को एक नया आधारशिला मिली। 1556 से लेकर लगभग 50 वर्षों तक अकबर ने शासन किया और इस शासनकाल में अकबर ने महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे जजिया कर की समाप्ति। जजिया एक ऐसा कर था या मुस्लिम साम्राज्य में रहने के लिए हिंदुओं को दिया जाने वाला एक धार्मिक कर होता था। इसको समाप्त करके उसने न सिर्फ हिंदू साम्राज्य को अपने में शामिल करने के लिए बल्कि हिंदू और मुस्लिम एकता का एक सामूहिक सांप्रदायिक सहिष्णु रूप प्रदान किया। अकबर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के अच्छे श्रेष्ठ तत्वों को अपने धर्म में, मुस्लिम धर्म में शामिल करता गया और उसने दीन इलाही नामक एक धर्म की व्याख्या की और इसमें सारे धर्मों का सार लिया गया, जिसमें लोगों को शामिल करने के लिए कहा गया, जिसमें बीरबल एक पहला हिंदू था जिसने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाया। 50 वर्ष के शासन के बाद उसका पुत्र जहांगीर, जो कि बड़ी मिन्नतों के बाद से हुआ था, इसका असली नाम सलीम मुइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, जो सलीम मुइनुद्दीन की दरगाह में काफ़ी मिन्नतों के बाद हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। सलीम ने लगभग जहांगीर ने इनको जहांगीर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने लगभग 25 से 30 साल शासन किया। इसके बाद इनका पुत्र शाहजहां, जो कि खुर्रम के नाम से जाना जाता है इतिहास में, वो सत्ता पर काबिज हुआ। इन्होंने ताजमहल और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थापत्य कला के श्रेष्ठ तत्व दिए जो आज भी अपने विश्व में ख्याति प्राप्त हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे जिनके बीच में उत्तराधिकार के लिए एक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ और उसने सत्ता हासिल की। लगभग मुगल साम्राज्य का जो खजाना था स्थापत्य कला में, चाहे वो शाहजहां हो या जहांगीर हो, उसके कारण लगभग खाली हो गया था। आवश्यकता थी अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की, उसको स्थापित करने के लिए, और उसके लिए धन की आवश्यकता थी जो मुगल साम्राज्य में उस समय नहीं था। तो औरंगजेब की अगर हम धार्मिक नीतियों को देखा जाए तो उसकी कड़ी आलोचना की जाती है। उसका कारण मंदिरों को तोड़ना होता था। पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिरों को तोड़ना उसका धार्मिक उद्देश्य ना होकर एक राजनीतिक उद्देश्य था, क्योंकि उस समय जो मंदिरों में संपदा थी, धन संपत्ति थी, वो बहुत ज़्यादा थी। आज भी हम अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे धर्म के मंदिर हैं या ट्रस्ट हैं, उनके पास बहुत संपदा, धन दौलत बहुत होती है। उस समय भी भारत में इतना धन दौलत मंदिरों में था जो कि उपयोगी नहीं था, पर मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी था। तो उसने उस धन को उपयोग में करने के लिए मंदिरों को तोड़ा। गलती उससे ये हो गई कि उन्होंने मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की धर्म के प्रति एक कुठाराघात हो गया। एक संवेदनशील मुद्दे को, एक ज्वलन बिंदु को हिंदुओं के उसने टच कर दिया। उस संपदा को अपने खजाने में लाकर उसने अपने मुगल साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार करके अपने साम्राज्य को पराकाष्ठा तक ले गया। जब औरंगजेब सत्ता में था उस समय किसी की भी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। औरंगजेब के 1707 में सत्ता से जाने के बाद निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी आए, जैसे फर्रुखसियार, ठीक है, और उसके बाद आलम शाह, ऐसे कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी आए जो अंग्रेजों को एक मौका दे गए। वो व्यापार के बहाने भारत में आए और धीरे धीरे घुसपैठ करते हुए भारत में सत्ता काबिज हो गए। जैसे ही मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर सत्ता पर काबिज हुए, उसी समय 1857 का विद्रोह चल रहा था। 1857 के विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया गया। एक ऐसा बदनसीब शासक जिसको कि भारत में 4 गज जमीन तक नहीं मिल पाई, क्योंकि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह समाप्त होने के बाद उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां रंगून में उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनको दफन कर मकबरा बना दिया गया। तो ऐसे मुगल साम्राज्य जो 1526 से प्रारंभ होकर 1857 तक चला और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सत्ता आने से भारत में मुगल साम्राज्य का पूर्णतः समाप्त हो गया। आज हमने मुगल साम्राज्य के इतिहास के परिचय में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगले क्लास में मैं आपको मुगल स्थापत्य कला, मुगल राजनीतिक प्रशासन और मुगल केंद्रीय प्रशासन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद।